हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम सेकंड बुक के जितने भी डेरिवेशंस हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर तक, वो सारे डेरिवेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ साथ बेटा किस फॉर्मूले पे बेस किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, इस वीडियो से बाहर एक भी डेरिवेशन आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सारे डेरिवेशन इसी वीडियो से आएंगी। देखो बेटा, पहला डेरिवेशन है यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ u और v के बीच का, ठीक है। देखो बेटा, ये हमारे पास मान लेते हैं एक मिरर है। ये कौन के मिरर है आपके पास, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। मान लो बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी जो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से एक रे टकराई सीधी किस पे, आपका मिरर के ऊपर। आपको पता है यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो क्या काम करता है बेटा, रे जो है फोकस से पास आउट हो जाती है। ये आपका फोकस है, यहाँ से रे निकल गई बेटा सीधी, ठीक है। ये फोकस से पास आउट हो गई। एक रे हम मान लेते हैं कि यहाँ से सीधी पोल पे टकराई। और बेटा जितने एंगल पे पोल पे रे जाती है वो सेम उतने ही एंगल पे डाइवर्ट हो जाती है यहाँ से ना, ठीक है। ये पोल से चली गई है ना। एक रे हम ले लेते हैं बेटा इसके सेंटर से ना, जिसे हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। जो भी आपका ये आर्क बन रहा है, जो आपका मिरर है ना, ये इस पे जो भी आपका सेंटर है ये ना, ये वाला है। यहाँ से एक रे हमने निकाली ऐसे। तो बेटा जहाँ ये तीनों रे मीट कर रही है आपस में ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये इमेज का पॉइंट है सेंटर वाला, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर ए डैश और बी डैश ना, तो हमारे पास ये बन गई इमेज कि आपकी जो ए बी ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है बेटा, इस लोकेशन पे सी और एफ के बीच में बन रही है। दूसरी बात आपको बताया बेटा, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्रॉम द पोल, उस सेपरेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। और ये देखो मिरर के ये लेफ्ट इस तरफ है ना, इसलिए आपका साइन क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। सारी जो चीजें हैं वो माइनस रहेगी इस तरफ, और बेटा इधर होती है आपकी पॉजिटिव सारी चीजें ना। जैसे देखो सी है, सी से लेके पोल तक की सेपरेशन बेटा, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी माइनस में रहेगा। ए डैश बी डैश ये आपकी इमेज है, तो ये भी आपकी माइनस में वी हो गया। फोकल लेंथ बेटा ये आपके एफ है, ये आपका एफ से लेके पी तक ये भी आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, इस ट्रायंगल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको दो ट्रायंगल ऐसे ऑब्जर्व करने हैं जिसमें आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों आता है। तो देखो पहले देखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए डैश या ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी। देखो ये वाला ट्रायंगल ना, ए बी सी, और बेटा ये है आपका ए डैश बी डैश सी ना। आपको यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आपको डायरेक्ट लिखना है कि जो आपका किसी भी एक ट्रायंगल, जैसे कॉन्ग्रुएंसी लो क्या बोलता है कि ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय दूसरे का परपेंडिकुलर। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू होना चाहिए एक ट्रायंगल का बेस बी डैश सी डिवाइड बाई बी सी। पहली इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। सिमिलरली आपको दो ट्रायंगल फिर ऐसे देखने हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आए ना। तो इस बार हमने ट्रायंगल ले लिया बेटा ए बी पी पोल के साथ वाला, एंड ए डैश बी डैश पी। ये वाले ट्रायंगल ए बी पी, ये आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है बेटा। एक हो गया ए डैश बी डैश पी, नीचे वाला ट्रायंगल ना। दोनों ट्रायंगल में फिर से आपने कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से रूल लगाया। वो क्या बोलता है, फिर से जो आपका परपेंडिकुलर है क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बेस ऑफ इमेज वाला ट्रायंगल ले लेते हैं बी डैश पी डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल बी पी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को यदि आप कंपेयर कर दे तो बेटा कंपेयरिंग दो बोथ, आप दोनों इक्वेशन कंपेयर करो तो हमारे पास क्या आएगा, बी डैश सी बाई बी सी इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास बी डैश पी बाई बी पी। देखो जिसने जो डायरेक्शन कर रखा है बेटा वो स्किप कर सकता है, ठीक है, अगले डायरेक्शन पे तुरंत पहुंच सकता है। लेकिन जिसने नहीं करा है तो अच्छे से डायरेक्शन को समझे। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक भी डायरेक्शन बेटा इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा सेकंड बुक का, ठीक है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देते हैं फटाफट से ना। तो बी डैश सी क्या है बेटा, देखो बी डैश सी है ये वाली सेपरेशन ना। ये सेपरेशन कैसे निकलेगी, सी पी जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यदि मैं उसमें से माइनस कर दूं बेटा किसको, बी डैश पी को ना। बी डैश पी क्या है आपका, माइनस वी है, तो ये माइनस वी हो गया आपका, ठीक है। डिवाइड बाई बी सी, बी सी क्या है बेटा, ये वाली सेपरेशन है। ये सेपरेशन कैसे निकलेगी, आपका जो पूरा माइनस का यू है ये, उसमें से यदि मैं यहाँ तक की ये रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस कर देता हूँ तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास बी सी इक्वल टू में बी डैश पी। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी, ये पूरी इमेज की सेपरेशन है, वो आपका माइनस का यू वी हो जाएगा डिवाइड बाई बी पी। बी से पी आपकी ऑब्जेक्ट की सेपरेशन है, माइनस का यू कट गया। तो बेटा इधर तो आ गया वी अपॉन यू, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, ये बन गया हमारे पास माइनस का आर प्लस वी डिवाइड बाई माइनस का यू प्लस आर इज इक्वल टू आ गया बच्चे वी अपॉन यू।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का यू आर प्लस का वी यू इज इक्वल टू माइनस का वी यू प्लस का वी आर। जो आपके यू वी वाले हैं वो एक तरफ ले लेते हैं, ये बेटा टू वी यू आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हमारा यू आर प्लस का हो गया, वी आर बेटा ऑलरेडी प्लस का है। पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड मार दीजिए यू वी आर से, ठीक है। जैसे आप यू वी आर से डिवाइड मारते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू यू वी डिवाइड में आ गया बेटा यू वी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया यू आर डिवाइड में यू वी आर प्लस का वी आर डिवाइड में यू वी आर कटा, ये यू आर कटा, यू वी कट गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टू अपॉन आर इजकल टू हो गया वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। और टू अपॉन आर क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ये ना, क्योंकि आप अभी देखो अगला रिलेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही है, एफ और टू आर के बीच में, तो जो आर होता है आपका वो टू टाइम्स ऑफ एफ होता है। तो अब देखो टू अपॉन एफ क्या हो जाएगा, टू अपॉन आर क्या हो जाएगा बेटा, वन अपॉन एफ हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन वी। ये हमारा बेटा मेजर फॉर्मूला है, ये उसका डेरिवेशन है, ठीक है। अगला डेरिवेशन देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बार भी हमारे पास मान लो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से एक रे आ रही है, मान लेते हैं ये डायरेक्ट रे सीधी टकराई इसके ऊपर ना, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। और बेटा आपको पता है स्फेरिकल सरफेस का जो भी आपका कॉनकेव है, मान लो ये ना, स्फेरिकल सरफेस का जो आपका नॉर्मल होता है वो क्या होता है, रेडियस वेक्टर होता है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से ये जी रे जा रही है, ये आपकी रेडियस हो गई ना, दैट इज द नॉर्मल ना। और जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है इंसिडेंट रे, उसे बेटा हम लिखते हैं आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये रे कहाँ से पास होगी, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब बेटा रे कहाँ से पास जाएगी, फोकस से पास होगी, यहाँ से रे निकल गई टकराने के बाद, ठीक है। अब आप एक बात और जानते हैं बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन ना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ना, मान लेते हैं बेटा ये एंगल क्या है, अल्फा है। अब यदि मैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा जाए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट है एंगल आई वो मस्ट बी इक्वल टू आर होना चाहिए, पहली इक्वेशन। एंड फ्रॉम द ज्योमेट्री यदि देखा जाए तो बेटा देखो आर जो आपका आई है वो किसके बराबर है, वो आई आपका अल्फा के बराबर है, आई आपका अल्फा के बराबर है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो आई और अल्फा दोनों बराबर है आपस में, और आई और आर भी बराबर है, इसका मतलब एंगल आर जो है वो किसके बराबर आ गया बेटा, आपका अल्फा के बराबर आ गया। और आपको पता है यदि एंगल बराबर होते हैं तो उसके सामने की साइडें बराबर होती है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर ए आ गया, ठीक है। एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा, तो बेटा देखो आर के सामने की साइड कौन सी है, सी एफ है, इसका मतलब सी एफ आपका इक्वल टू किसके आ गया, अल्फा के बराबर। अल्फा के सामने क्या है, एफ बी है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं मानता हूँ कि इफ, कि जो बेटा ये आपका मिरर है ना वो मान लो छोटा है, मतलब उसका अपेरेचर बहुत छोटा है, फॉर स्मॉल अपेरेचर, स्मॉल अपेरेचर, तो यदि स्मॉल अपेरेचर होगा तो बेटा ये जो बी पॉइंट है वो कहाँ रहेगा, नियर अबाउट पी आ जाएगा फोकस के ना, मतलब यहीं कहीं आ जाएगा ना। सो बी पॉइंट इज नियर अबाउट पी हो गया। सो जो आपका ये एफ एफ बी था वो क्या बन गया बेटा, वो हमारा एफ पी बन गया। और जो हमारा बच्चे सी बी था वो क्या बन जाएगा, आपका सी पी बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसी चीज को एफ बी नियर अबाउट एफ पी बना, इसे ऊपर पुटअप कर दो इस वाली इक्वेशन में ना, तो सी एफ किसके बराबर हो गया, हमारा एफ बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एफ पी आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ तक ना। अब देखो जो पूरा सी पी है, सी पी क्या है, सी पी हमारे बेटा सम ऑफ सी एफ प्लस एफ पी है, सी एफ प्लस एफ पी, और सी एफ और एफ पी तो बराबर है, तो ये टू टाइम्स और एफ पी आ गया, तो सी पी हमारा क्या आ गया, टू टाइम्स ऑफ एफ पी। और सी पी क्या है, सेंटर से लेके पोल तक की सेपरेशन, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ पी क्या है, फोकस से लेके पोल तक की, दैट इज फोकल लेंथ। तो एफ इक्वल टू, तो बेटा आर इक्वल टू क्या आ गया, टू टाइम्स ऑफ एफ आ गया, या फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो गई ना। तो एफ इक्वल टू हो गया बच्चे आर अपॉन टू, ठीक है बेटा। तो ये इसका सेकंड रिलेशन है, डेरिवेशन। अब आया बेटा तीसरा, अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, ठीक है। देखो अपेरेंट डेप्थ का मतलब है कि जो एक्चुअली जो है हमें दिखाई देती है ना, रियल डेप्थ क्या है, जो एक्चुअली में डेप्थ है उसकी ना। मान लो हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड भर रखा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है ओ,
जो कि एक्चुअली में कितनी डेप्थ पे है ये मान लेते हैं, डी सेपरेशन पे है, ये डी डेप्थ है आपकी ना। यहाँ से एक रे निकली सीधी यहाँ से, तो आपको पता है यदि रे परपेंडिकुलर जा रही है सीधी तो ये सीधी निकल जाएगी रे आगे ना। एक रे मान लेते हैं हम यहाँ से किसी डिग्री पे जा रही है, ऐसे किसी एंगल पे चली गई। यहाँ का नॉर्मल बेटा क्या है, ये है हमारे पास नॉर्मल ना, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका। अब यहाँ से रे देखो डेंसर टू रेयर जा रही है, ये अंदर डेंसर है, वाटर है, बाहर एयर है आपकी ना। तो डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा बेटा, ये अवे फ्रॉम द डेंसर निकल जाएगी, ये अवे फ्रॉम डेंसर जाएगी तो रे इधर बेंड हो गई आपकी ना, मुड़ गई। यदि मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो देखो एक्चुअली में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है ना, लेकिन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपका ना। यदि आप यहाँ से देखते हैं ऊपर से, ये आपकी आईज है यहाँ पे ना, तो आपको बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। मतलब यदि मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ सरफेस को ना, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, ए आई पे दिख रहा है ना। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए ओ पे है ना। तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो तो हो गया आपका ए ओ, एक्चुअल डेप्थ। और जो आपका ए आई है दैट इज बेटा अपेरेंट डेप्थ। तो हमें इन दोनों के बीच में ही रिलेशन देखना है कि अपेरेंट और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा ये हमारा आर था एंगल, तो ये वाला भी आर हो जाएगा। तो अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, ये आपका आई है तो बेटा ये वाला भी हमारे पास आई हो गया ना। अब यदि मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये ओ है, ये आई है, ये ए है, इसको नाम दे दो बेटा बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाऊं, कि आपको पता है कि म्यू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। लेकिन इस बार म्यू कहाँ से है, रे कहाँ से जा रही है बेटा, आपकी रे जा रही है डेंसर टू रेयर ना, मतलब आपकी वाटर टू एयर जा रही है रे ना। तो यहाँ लिख दें वाटर टू एयर। रीड कैसे करते हैं इसको बेटा, एयर का ऊपर आता है, वाटर का नीचे आता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया बच्चे साइन आई बाई साइन ऑफ आर। वाटर का आपको पता है वन होता है, सॉरी एयर का वन होता है, वाटर का मान लेते हैं म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया साइन आई अपॉन में साइन ऑफ आर। इसको उल्टा कर दो तो म्यू इक्वल टू आ गया बेटा साइन आर अपॉन में साइन ऑफ आई। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब साइन आर निकाल लो इस ट्रायंगल से, साइन आर क्या बनेगा देखो, इस ट्रायंगल में देखो ए आई बी के अंदर ना, ये हो गया बेस आपका, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन आर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस बी आई। मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, साइन आई इस ट्रायंगल में देखो ए ओ बी के अंदर ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए ओ बी परपेंडिकुलर होगा बेटा ए बी, ये नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया बी ओ, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। सो हमारे पास म्यू इक्वल टू आ गया बेटा क्या, बी ओ डिवाइड बाई बी आई, ये बना मेरे पास। लेकिन ना हमें बी ओ पता, ना हमें बी आई पता, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करते हैं, आपको पता है बेटा कि इमेज आपकी इमेज कब बनती है, जब आपकी मिनिमम दो रे इमेज मीट करे ना। अब देखो आंख में जाने के लिए आपको पता है कि बेटा आइज का जो साइज है, जो इसके पीपल का साइज है वो बहुत छोटा होता है। एज वी नो pupil of the eyes is very small। सो यदि आप चाहते हैं कि ये जो बी वाली रे है ना, ये पॉइंट भी आपका ए पे चला जाए ना, तभी जाके आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। मतलब ये पॉइंट भी कहाँ शिफ्ट हो जाए, ए पे ही ना, और ये रे भी कहाँ चली जाए, आंख में जाएगी, तब जाके आपकी इमेज फॉर्मेशन बनेगी ना। इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो नियर अबाउट ए पहुंच जाए, तब जाके आपकी इमेज जो है क्या बनेगी, फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो बी कहाँ चला गया बेटा, ए पे चला गया। यदि बी ए पे चला गया तो इट मीन्स क्या है कि जो बी आई था वो क्या बन गया, अब वो ए आई बन गया आपका। बस केवल रिप्लेस करना, देखो जो बी आई था वो क्या बन गया, ए आई बन गया। और जो बेटा बी ओ था वो क्या बन गया आपका, ए ओ बन गया, ठीक है। दोनों को ऊपर रिप्लेस कर दो तो बेटा म्यू इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बी ओ डिवाइड में बी आई था, बी ओ की वैल्यू क्या है, ए ओ है, नीचे आ गया ए आई। और ए आई क्या है, देखो ए ओ हमारा क्या है, एक्चुअली डेप्थ है, जी हमने डी से लिखते हैं। और ए आई क्या है बेटा, अपेरेंट डेप्थ है जो हमें निकालना है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो अपेरेंट डेप्थ वाला आपका अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एक्चुअल डेप्थ बी आपका डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा इसके बीच में एक रिलेशन आ गया। अगले इस पे आते हैं बेटा, अगला है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आने का चांस है आपके पेपर में, ठीक है। ये और जो अगले वाला डेरिवेशन आएगा लेंस मेकर फॉर्मूले वाला, वो दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो इसमें यहाँ लिखा है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आपके केस, आपके जो सिलेबस में बेटा एक ही केस है, बस केवल कॉन्वेक्स वाला ही है। और रेयर टू डेंसर में जब रेज आ गई हो ना, तो वही वाला सरफेस है बस केवल आपके है ना।
अदरवाइज दूसरे वाला आपका डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगा, ना सिलेबस में है। ये बेटा मान लो मेरे पास एक कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स सरफेस है आपका ना, एक हिस्सा लिया है। वैसे तो एक्चुअली में ये आपका कॉन्वेक्स पूरा ये बनेगा ना, हमने क्या करा, काम करा एक हिस्सा हटा दिया, तो बेटा ये पूरा का पूरा मीडियम क्या हो गया आपका, ये पूरा मीडियम हो गया इस तरफ क्या, म्यू2 मान लेते हैं, दैट इज डेंसर ना। बाहर वाला ले लेते हैं बेटा, म्यू1 है आपका, जो एयर है आपका, एयर है मीडियम, नीचे वाला आपका डेंसर मीडियम है। ये बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस दे देते हैं यहाँ पे ना। यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे यहाँ टकराएगी। आपको पता है अब यहाँ जैसे रे टकराई है तो बेटा इस सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, आपको पता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, सेंटर से जो रे जाती है रेडियस वेक्टर ना, ये यहाँ का नॉर्मल हो गया। आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया बेटा, ठीक है आई। अब रे कहाँ जाएगी, रे एयर टू डेंसर जा रही है तो ट्वाइस नॉर्मल मुड़ जाएगी, यहाँ से रे ऐसे मुड़ गई, मुड़ के कहीं ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगी। ये बेटा मान लो यहाँ पे आई पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा यू हो गया इमेज की ऑब्जेक्ट की सेपरेशन। ये बेटा हमारे पास वी हो गया इमेज की सेपरेशन। सेंटर से लेके पोल तक की सेपरेशन ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ये आपका आर हो गया, ठीक है बेटा। साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखना, जो इस तरफ वाले हैं वो नेगेटिव रहेंगे और जो इस तरफ वाले हैं वो सारे रहेंगे पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इस वाले केस में आर और वी पॉजिटिव रहेगा, यू आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया नॉर्मल के साथ जो रे बनाती है ना, ये आपका बेटा रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल हो जाएगा आपका आर। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये एंगल बेटा बीटा है और ये वाला बच्चे गामा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा मैंने 3 एंगल मान लिए। अब फटाफट से इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर देखूँ, इसको नाम दे देते हैं एम, ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन दोनों इस ट्रायंगल के बीच में देखो, तो देखो आई जो एंगल है वो आउटर एंगल हो गया। आउटर एंगल क्या बराबर होता है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। इसका मतलब जो आई है वो बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा के, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन से वाले में देखेंगे, इसमें देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना एम सी आई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एम सी आई। आप देखेंगे जो गामा है दैट इज द आउटर एंगल। आउटर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर के। तो बेटा यहाँ हो जाएगा ये आर प्लस बीटा, यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा गामा माइनस का बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। आई मिल गया हमें, आर मिल गया हमें ना। अब मान लो कि यहाँ जो रेज है वो कैसी है, वो आपकी पैरा एक्सियल है। यदि मैं सिमिलरली पहले नॉर्मली आपका म्यू लगाता हूँ यहाँ पे ना, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू होता है हमारा बेटा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। और म्यू क्या हो जाएगा, देखिए रेयर टू डेंस, मतलब 1 to 2 जा रही है रे ना। रीड कैसे करेंगे बेटा इसको, ये आ जाएगा म्यू2 ऊपर म्यू1 नीचे, साइन आई अपॉन में साइन ऑफ आर आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब अब मान लेते हैं यहाँ पे कि इफ ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल। कैसे बेटा, पैरा एक्सियल का मतलब होता है कि सारी रेज कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि सारी रेज बेटा, इफ ऑल रेज, ये आप लिखेंगे यहाँ पे ना, ठीक है, ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, ठीक है बेटा। यदि सारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा आर एंड आई, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। यदि एंगल बेटा छोटा होता है तो आपको पता है कि साइन आई, मान लो आई एंगल है तो ये नियर अबाउट साइन आई होगा, और ये नियर अबाउट बेटा क्या रहेगा, टेन आई रहेगा। मतलब आप अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से जो एंगल्स है वो साइन ले सकते हैं या फिर आप टेन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, इस इक्वेशन में मैं साइन आई की जगह लिख देता हूँ बेटा आई, और साइन आर की जगह आर लिख देते हैं। तो ये बन गया बेटा मेरे पास म्यू2 अपॉन में म्यू1 इज इक्वल टू, ये हो गया आई अपॉन में आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बेटा ये हो गया आर इंटू म्यू2 इज इक्वल टू आई इंटू म्यू1। वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, देखो आर की वैल्यू भी आपको पता है ये रही इधर इक्वेशन नंबर 1, और आई की पता है, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पुटअप करो, दोनों वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो बेटा आर की वैल्यू डालने के बाद क्या आएगा, गामा माइनस बीटा, ये आ गया म्यू2 इज इक्वल टू, आ गया आई की वैल्यू आ गई बेटा अल्फा प्लस गामा, ये आ गया म्यू1। अब यहाँ गामा की जगह लिख देंगे बेटा टेन गामा, क्योंकि आपका एंगल स्मॉल है तो आप साइन ले सकते हैं और टेन भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है लेने वही कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लेना वही ट्रिगो फंक्शन है जो आपकी सहूलियत के हिसाब से हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 10 क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को जब मैं 10 लूंगा तो मेरे को परपेंडिकुलर और हाई बेस चाहिएगा।
लेकिन यदि मैं साइन लूंगा तो मेरे को हाइपो चाहिए, और हाइपो की वैल्यू मेरे को नोन नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने हाइपो वाला टर्म्स नहीं लिया। ठीक है, तो बेटा टेन अल्फा आ गया यहाँ पे प्लस टेन गामा, ये आपका यहाँ म्यू वन आ गया। अब देखो टेन गामा क्या है, यदि मैं यहाँ डालू परपेंडिकुलर इस पे ना, ये मान लेते हैं ओ पॉइंट आ गया, तो ये टेन गामा निकालता हूँ तो क्या बनेगा, एम ओ अपॉन में ओ सी बन जाएगा। ये बन गया बेटा एम ओ अपॉन में ओ सी, माइनस के साथ टेन बीटा क्या हो जाएगा, एम ओ डिवाइड में आ गया बेटा ओ आई, ये आपका म्यू टू आ गया, इज इक्वल टू टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या है बेटा, एम ओ अपॉन में इसे ओ ओ डैश मान लो, एम ओ अपॉन में आ गया बेटा ओ ओ डैश, माइनस के साथ टेन, प्लस के साथ टेन अल्फा है आपका, टेन अल्फा क्या है बेटा, एम ओ अपॉन में आ गया वही ओ सी, और यहाँ आ गया बेटा हमारे पास म्यू वन है। ठीक है, एम ओ दोनों तरफ से कॉमन ले कट जाएगा। उसके बाद ओ सी देखो क्या है, जो ओ वाला पॉइंट है वो नियर अबाउट पी है, तो ओ सी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा पी सी से, तो वन अपॉन ओ सी की जगह क्या आ गया, पी सी आ गया, और पी सी क्या है आपका बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट विल बी आर, माइनस के साथ वन अपॉन ओ आई को बेटा पी आई बन गया हमारा, ये पी आई क्या है, ये वी है हमारे पास, तो ये वी आ गया, ये आपका म्यू टू आया इज इक्वल टू एम ओ तो कट गया, वन अपॉन ओ ओ डैश, ओ को बेटा रिप्लेस कर दिया पी से, तो ये बन गया ओ डैश पी, और ये आपका माइनस का यू है, तो बेटा ये बन गया माइनस का यू, प्लस के साथ वन अपॉन ओ सी, ओ सी का मतलब है पी सी, और पी सी हमारा क्या है आर है, दिस विल बी प्लस का आर, ये बेटा म्यू वन आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो म्यू टू अपॉन में आर माइनस का आ गया बेटा म्यू टू अपॉन में वी इज इक्वल टू माइनस का म्यू वन अपॉन में यू प्लस का म्यू वन अपॉन में आर। यहाँ से जो है आर वाले टर्म एक तरफ रखो, और म्यू टू और म्यू वन यू और वी वाले एक साइड रखो, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, देखो ये इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा, तो रिलेशन आ गया म्यू टू अपॉन में आर माइनस म्यू वन अपॉन में आर इज इक्वल टू ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो म्यू टू अपॉन में वी माइनस का म्यू वन अपॉन में यू। यहाँ से यदि मैं आर कॉमन ले लूँ तो बेटा एक कॉमन फॉर्मूला हमारे पास बन गया यहाँ पे, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन। ये रिलेशन आप ध्यान रखना, इसका यूज करेंगे हम किसमें, अभी जो आगे ड्राइव कराऊंगा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ तक ये 3 मार्क्स में पूछ लेता है डेरिवेशन ना, कि आप जो है रिफ्रैक्शन थ्रो इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में प्रूव करके दिखाओ कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू वन अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ ना। अब देखो अगले उस पर आते हैं, अगला डेरिवेशन है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में हमें इसका यूज करना है, तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है बेटा वो एक्चुअली क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, या कॉनकेव के लिए भी होता है, लेकिन कॉनकेव वाला आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये किसके लिए है, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है एक, समझना देखो, ये बेटा इसके फेस मान लेते हैं हम यहाँ पे ना, कि ये आपका ए, ये इसका बी हो गया, ये सी, और बेटा ये फेस है डी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ। पहली बात तो पता होना चाहिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। देखो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है एक ऐसा रिलेशन जो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हो, उसे बोलते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आगे आएगा वन अपॉन वी, और वी यू और एफ के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम क्या काम करते हैं, एक रे यहाँ से निकली, समझना बेटा, देखो ये आपकी रे निकले यहाँ से ना, ये मान लो हमारा देखो इस फेस पे टकरा रही है ए बी सी पे ना, तो यहाँ देखो इस तरफ क्या है, ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का म्यू वन है, और बेटा ये ग्लास का है क्या, म्यू टू है, और वापस यहाँ क्या है, म्यू वन है। अब देखो यदि मैं यहाँ से एक केस बनाता हूँ, समझना चीज़ों को ना, इफ मैंने यहाँ लिखा बेटा इफ ए डी सी फेस इज मिसिंग या इज एब्सेंट ना, यदि मान लो बेटा हमारा ए डी सी फेस एब्सेंट है, तो आपको पता है कि ये सारा का सारा पूरा जो है मीडियम कैसे काम करेगा, ये जो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन जाएगा। देखो बिल्कुल मैं यहाँ बना के दिखाऊँ आपको, तो ऐसा बनेगा ये ना, ये आपका ए डी सी हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ ये टकराई, ये ए है, ये बी है, और बेटा ये है आपका सी ना, ये यहाँ से टकराई तो कहाँ जाएगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो इस फेस का नॉर्मल क्या बनेगा, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही होगी, तो ये कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ये मान लो आपकी इमेज बनती है बेटा आई डैश के ऊपर ना, यदि ये वाला सरफेस नहीं है तो।
ठीक है। यदि ए डी सी नहीं है तो रे यहाँ से क्या करेगा, इस पॉइंट का बेटा जो नॉर्मल रहेगा वो नॉर्मल मान लो ये है आपका सी, ठीक है, एन मान लो इसको ना। तो रे कहाँ जाएगी, ये रे ऐसे गई, ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई ऐसे रे ना। यदि ये वाला फेस नहीं है तो रे सीधी निकल के कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं टकराएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना। ये मान लो बेटा यहाँ इसकी इमेज बन गई आई डैश, जो कितनी दूरी पर है, ये मान लो वी डैश पे है आपका, ये वी डैश हो गया। तो अब देखो ये वाला जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है वो सेम पीछे वाला केस हो गया। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 1, ये आपका बेटा म्यू 2 वाला है, ये आपका यू है इस तरफ, ठीक है। तो रे कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर ही जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से फॉर्मूला लगा दो आप, क्या बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो ये वाला फॉर्मूला दोबारा पढ़ लो एक बार ना। यहाँ से देखो बेटा म्यू 1 से रे जा रही थी, कहाँ गई म्यू 2 में ना। तो आप देखते हैं कि जहाँ इमेज बन रही है म्यू टू मीडियम डिवाइड बाई इमेज की सेपरेशन माइनस के साथ जहाँ से आ रही है म्यू 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, ये आता है, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो म्यू 1 से रे आ रही है, म्यू 2 में जा रही है, इसका मतलब जहाँ रे जाती है म्यू 2 अपॉन में जितनी सेपरेशन पे जा रही है वी डैश माइनस के साथ जहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है बेटा म्यू 1 से, और ये सेपरेशन कितनी है यू है, इज इक्वल टू दोनों का माइनस, मतलब कि म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस फेस की ए बी सी फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ये वाली लाइन ना, ये कितनी है, मान लो ये आपका आर है या R1 है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारा R1 बन गया, ठीक है बच्चे, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। अगली बात देखो अपना, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यदि आपका ये फेस प्रेजेंट है नव या देन फेस ए बी सी इज प्रेजेंट, ए डी सी। अब यदि बेटा ये प्रेजेंट है तो आपको पता है अब क्या होगा, देखो समझना चीजों को ना, ठीक है बच्चे। यदि ये प्रेजेंट है फेस ना, तो जैसे ये रे यहाँ टकराएगी, अब देखो इस तरह का होगा, ये आपका फेस प्रेजेंट है ए, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी डी और सी ना। रे अब कैसे आ रही है, रे बेटा ऐसे आ रही है ना। रे कहाँ से आ रही है, ढंग से देखा जाए तो बेटा रे म्यू 2 से आ रही है ना, मीडियम था, लेकिन अब यहाँ मीडियम क्लोज हो गया, अब रे कहाँ जाएगी म्यू 1 में जा रही है ना। तो जो ये आपकी इमेज बनी थी पहले ना, ये जो आई डैश पे बनी हुई थी इमेज ना, ये काम करती है बेटा इसके लिए, ऑब्जेक्ट का इस फेस के लिए ना। तो रे क्या काम करती है, रे क्या है दिखता है कि यहाँ से आई से रे जा रही है और यहाँ टकराने के बाद देखो इस फेस का नॉर्मल क्या रहेगा बेटा, इस फेस का नॉर्मल का ये रहेगा सी डैश मान लेते हैं इसको ना, ये एम मान लो, ठीक है। तो रे कहाँ जाएगी, अब देखो नॉर्मल से अवे जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है ना वापस, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो ये जैसे बैंड हो जाएगी। ये मान लो आपका फाइनल इमेज आई पे बन गया और वी सेपरेशन पे ना। यदि मैं इसमें डायग्राम के अंदर दिखाऊं तो ये कैसे बनेगा, देखो रे यहाँ से ये जा रही है बेटा ना, ये क्या काम करेगी, रे इधर मुड़ेगी, जिस फेस का नॉर्मल रहेगा बेटा मान लो ये है आपका सी डैश और ये एम ना, रे कहाँ मुड़ेगी, ये मुड़गी थोड़ी सी मुड़ के यहाँ चलेगी ना। तो फाइनल इमेज आपकी कहाँ बन रही है बेटा, आई पे, जो कि आपका कितनी दूरी पर है, ये मान लो सेंटर से वी सेपरेशन पे है। तो ये इसका डायग्राम बन गया ना। अब यहाँ से फटाफट देखो आप, ये वी बन गया आपका, और ये आपका जो वी डैश था वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और जो इस फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R2, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। फिर से आप सेम रूल लगा दीजिए। तो फेस ADC इज प्रेजेंट देन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट, ऐसे लिख देंगे आप यहाँ पे ना, आई डैश, सॉरी आई पे ना, ये आपकी इमेज बन गई यहाँ पे ना। तो जहाँ इमेज बनती है इस बार क्या आएगा, जहाँ इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है बेटा म्यू 1 में बन रही है, डिवाइड बाय कितने पे बन रही है, वी पे बन रही है, माइनस के साथ आपका क्या आ जाएगा, जहाँ से ऑब्जेक्ट, जहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट आ रहा है म्यू 2 से, डिवाइड बाय सेपरेशन क्या है वी डैश है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस म्यू 1 माइनस म्यू 2, डिवाइड में आ गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R2 आपका ना। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए 1 एंड 2 को, जैसे आप ऐड करेंगे देखो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, म्यू अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू 2 माइनस म्यू 1, डिवाइड में क्या है हमारे पास R1 है, यहाँ पे प्लस में है बेटा म्यू 1 माइनस म्यू 2, डिवाइड में है R2। इसे आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से बेटा ये म्यू 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, इसमें से आप म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लीजिए। यदि यहाँ से आपका म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन आएगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो यहाँ बच गया बेटा 1 अपॉन R1, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा बाहर, ये 1 अपॉन R2।
और यहाँ से सीधा सीधा आप क्या काम करेंगे, 1/v माइनस 1/u आया, ये अब 1/f हो गया, ये म्यू वन नीचे आ जाएगा, तो बेटा ये बन गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसे आप ऐसे लिख लेते हैं 1/f इक्वल टू हो गया बेटा, ये हो गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। ये हो गया बेटा हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी अभी थोड़ी देर में कराता हूँ, इस पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज होती है, यदि आपको मान लो पहला मीडियम एयर हो जाए, एयर होती है क्या होगा, म्यू 1 की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो बेटा जो ये फॉर्मूला है वो ऐसे बन जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, अब आगे अगला डेरिवेशन आ जाओ, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म ना। देखो अब ये है कि प्रिज्म पे जो है आपका डेरिवेशन है, यहाँ पे ये मैं लिखा भी हुआ है कि आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है कि जो म्यू है वो कितना होता है प्रिज्म वाले केस में। ठीक है, लेकिन कब, जब आपका मिनिमम डेरिवेशन होता है। तो देखो मैं समझाता हूँ फटाफट से, मिनिमम डेरिवेशन क्या होता है या फिर क्या फॉर्मूला है इसका ना। देखो बच्चा, मान लो हमारे पास ये कि प्रिज्म है, ये आपका ए बी और सी है। ठीक है, यहाँ से एक रे आती है, यहाँ से इस फेस का बेटा नॉर्मल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होता है सर फेस पे ना, ये नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये रे क्या करेगा, थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, ऐसे ही मुड़ जाएगी, ये फिर यहाँ इस फेस का नॉर्मल बेटा ये रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ से रे अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम बन गया ऐसे ना। मान लो ये एंगल आई है, ये आर है, ये आपका आर डैश है, ये बन गया एंगल ऑफ इमरजेंस जब रे वापस सेम मीडियम में आ जाती है। तो दूसरी बात, यदि ये रे डाइवर्ट ना होती तो रे बेटा सीधी निकलती है, ऐसे जाके सीधी निकलती इस तरफ ना, लेकिन जा कहाँ रही है, इस तरफ। यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको। ये आपका डेल हो गया एंगल। ठीक है, इनको नाम दे लेते हैं कुछ भी, कि ये मान लो ए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे ड्राइव करते हैं फटाफट से ना, इन ट्रायंगल या इन आपका जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें देखते हैं पहले ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, सम ऑफ सामने वाले जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं इस ट्रायंगल में देखूं नीचे वाले में, इन बी सी डी, इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो आपके सारे एंगल का सम जो है 180 होता है, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल बी सी डी, दैट आल्सो मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा दोनों इक्वेशन कंपेयर कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, आर प्लस आर डैश इक्वल टू एंगल ए आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर एक आ गई, या ए मान लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है बेटा, अब अगली बात देखो, यदि मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल बी ई डी, देखो इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो जो डेल एंगल है वो क्या है, इंटीरियर आउटर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर के, और डेल किसके बराबर हो जाएगा, ई बी डी के प्लस बी डी ई के। मतलब जो ये छोटे वाले एंगल है ना, इसके बराबर आपका ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ना। और ई बी डी क्या होगा बेटा, ये पूरा एंगल क्या है, आई है। आई में से यदि आप इसे हटा देते हैं आर को, तो दिस विल बी आई माइनस का आर प्लस का बेटा ये आ गया ई माइनस का आर डैश। इसे लिख देता हूँ मैं, आई प्लस ई माइनस कॉमन आ गया, आर प्लस, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, आर प्लस आर डैश है। ठीक है बेटा, ये आपका डेल आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन और आ गया, देखो आर प्लस आर डैश क्या है, ए के बराबर है, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे आई प्लस ई माइनस का ए, ये डेल आ गया। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाए तो बेटा ए इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ये इक्वेशन नंबर बी आ गई। कई बार 2 मार्क्स में यहीं तक पूछता है ये। ठीक है बेटा, अब अगली बात पे आ जाओ फटाफट से, 2 मार्क्स में यहाँ तक पूछेगा, आएगा तो, अदरवाइज ये आता है मिनिमम डेविएशन के लिए ना। तो बेटा देखो यहाँ से कंडीशन लगाते हैं कि फॉर कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो फिर मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है कि जो ये आपका डेल है ना, ये डेल की वैल्यू कम से कम आए ना। बट डेल की वैल्यू कम से कम कब आती है, यदि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस के बराबर हो जाए, या फिर जो आपका आर है वो आर डैश के बराबर हो जाए ना। इस कंडीशन को
ये आप याद रखेंगे। अब इसे यहाँ पुटअप करें ए और बी इक्वेशन में ना। यदि बेटा मैं ए इक्वेशन में डालूंगा तो ये क्या बनेगा, आर प्लस आर डैश की जगह भी आर आ गया, दैट इज इक्वल टू ए। सो बेटा आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए अपॉन टू। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पुटअप किया तो जो डेल था वो आपका डेल एम बन गया, प्लस मिनिमम हो गया। ठीक है, एम का मतलब मिनिमम ना, ए तो हमारा ये है ही, और आई प्लस ई, आई और ई दोनों बराबर है, दैट इज टू आई। तो बेटा यहाँ से आई मिल गया हमारे पास ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई टू। आई भी मिल गया, आर भी मिल गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, साइन आई अपॉन में साइन ऑफ आर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया, म्यू इक्वल टू साइन आई ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई टू, डिवाइड में आ गया बेटा साइन ऑफ आर ए बाई टू। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ से बेटा कई बार ग्राफ भी पूछ लेता है कि भाई मिनिमम डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाइए अपना। तो ये डेल है ऊपर की तरफ, ये आई है। तो बेटा आपको पता है यदि हमारा आई जो है वो ई के बराबर हो तो डेविएशन आपका मिनिमम होता है, ये डेल एम होता है। यदि आप एंगल बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा, एंगल घटाएंगे तो ये घटेगा। तो बेटा ऐसा यू शेप का ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है ये भी ना। ये बेटा इसका अगला डेरिवेशन था। अभी चलते हैं अगले डेरिवेशन पे। अब आगे बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले डेरिवेशंस में। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकता है। ठीक है बेटा, इसमें दोनों केसेस है, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। देखिए जैसे पहला केस बेटा इसमें क्या होता है कि जब आपकी इमेज कहाँ बनती है, डिस्टेंस रीजन पे बनती है, लिस्ट डिस्टेंस पे ना। इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस। लिस्ट का मतलब होता है बेटा डी, जब आपका कितना हो 25 सेंटीमीटर हो आपका डिस्टेंस ना। ठीक है, मतलब वी आपका कैपिटल डी के बराबर हो, और वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको पता होना चाहिए बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास में, जैसे कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये एक लेंस है, मान लो हमारे पास ये बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। यहाँ से एक रे यहाँ गई, एक रे बेटा सेंटर से पास हो गई, सीधी निकल जाएगी। ये रे क्या काम करेगा, फोकस से निकलेगी। जब ये रे ऐसे निकलती है, फोकस से निकली ना, यहाँ आपकी आईज है, इस तरफ से आप देखते हैं। तो जब ये बेटा इन दोनों रेज को आप पीछे मीट कराते हैं तो ये दोनों रे कहीं जाके मीट करेगी आपकी, और वो आपका इमेज वाला पॉइंट हो। यहाँ से आपने डाला परपेंडिकुलर, तो बेटा ये बन गया आपका ए डैश और बी डैश, दैट इज योर इमेज। तो ये आपका वी जो है वो किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया, जो कि आपका कितने के बराबर है, 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये तो आपकी इतनी इमेज बन गई। ठीक है, यहीं पे आप फटाफट से इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। आपको पता है बेटा मैग्निफिकेशन क्या होती है, इस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन आती है वो आती है बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन ना, जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टेन बीटा बाई टेन अल्फा। मतलब कि या तो नॉर्मली कहें आप बीटा अपॉन अल्फा, लेकिन एंगल छोटा होने की वजह से हम क्या करते हैं, टेन बीटा और टेन अल्फा ले लेते हैं। बीटा क्या होता है बेटा, एंगल मेड बाय द इमेज। जैसे आपका ये ए डैश बी डैश जो है वो सेंटर पे एंगल जितना ये कितना बना रहा है, ये बीटा बना रहा है आपका ना, ये बीटा है यहाँ पे ना। अल्फा क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो ये ए बी ऑब्जेक्ट था यदि ये डिस्टिंक्ट रीजन पे शिफ्ट हो जाए, मतलब यहाँ शिफ्ट हो जाए ना, तो जो यहाँ से ये एंगल बनाएगा कहाँ पे, सेंटर ओ पे ना, उसे बोलेंगे बेटा अल्फा। इसलिए डायग्राम गंदा ना हो तो क्या करते हैं, इसे अलग से दिखा लेते हैं ऐसे बना के ना। ये बेटा ए है, ये बी है, ये आपका ओ है, ये डिस्टिंक्ट रीजन हो गया, और दैट इज अल्फा ना। मतलब यदि मैं ए बी को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये ए हो जाए ये बी हो जाए ना, तो बेटा जहाँ यहाँ से एंगल बनेगा सेंटर पे वो होगा अल्फा। फटाफट से मैग्निफिकेशन निकाल लो, तो बेटा मैग्निफिकेशन एम क्या हो जाएगा, टेन बीटा बाई टेन अल्फा। और टेन बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी डिवाइड बाई आपका ये यू हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर क्या होती है, यू होती है। ये यू हो गया मल्टीप्लाई बाई टेन अल्फा, ये हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन में डी, ये बी अपॉन में डी आ गया, ए बी कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चे मैग्निफिकेशन क्या आ गया, एम इजकल टू डी अपॉन यू आ गया। ठीक है, यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, तो बेटा ये आएगा वन प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है बेटा, तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, वन प्लस डी बाई एफ। तो ये मैग्निफिकेशन आ गई सिंपल माइक्रोस्कोप की। कब आई है, इन केस ऑफ जब आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा हो, डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा हो तो। ठीक है बेटा, लेकिन मान लो ऐसा ना हो, इमेज फॉर्मेशन के हम दो केस पढ़ते हैं यहाँ पे ना। एक तो हो गया डिस्टिंक्ट विजन वाला, दूसरा पढ़ते हैं कि बेटा इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी।
इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो फटाफट। इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, फॉर्म एट इंफिनिटी। बेटा इन्फिनिटी में इमेज कब बनती है आपको पता होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे होना चाहिए, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। तो ये हमारे पास लेंस है आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका मान लो फोकस है, u इक्वल टू एफ हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से रे टकराई, यहाँ पे एक रे सेंटर से निकल गई। जैसे ये रे टकराएगी ये फोकस से जाएगी, तो बोथ रे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर ना। तो यहाँ आपकी इमेज रहती है। यदि मैंने पीछे बढ़ाऊँ तो बेटा ये दोनों रे कभी मीट नहीं करेंगे ना, दीज आर गोइंग इन्फिनिटी ना। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालेंगे, देखो डी वाला अल्फा तो आपको पता है ये बन जाएगा, ए और बी है ये आपका, और ये बेटा अल्फा बन गया यहाँ पे, ये डी सेपरेशन होगी, ठीक है। ये वो हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका बीटा है ही जो इमेज बना रही है फाइनली दूर ना, ठीक है। इसके हिसाब से मैग्निफिकेशन निकालो फटाफट से। तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस ध्यान रखना आपका जो u है वो इस बार क्या है, f के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बट tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। tan बीटा आप लगा लेंगे फटाफट से, ए बी अपॉन में f हो जाएगा, इंटू बेटा tan अल्फा, तो ये डायग्राम से निकाल लेंगे इस वाले से, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में डी। ये कट गया बेटा, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ गया डी अपॉन एफ। तो यहाँ मैग्निफिकेशन कितनी है, डी अपॉन एफ है। यहाँ बेटा क्या था, 1 प्लस डी वाई। तो आप देख रहे हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी वाले में बनती है वो थोड़ी सी एक कम होती है, दैट इज 1 लेस देन द इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ना, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस था बेटा। अब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पेपर में आने का चांस है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है बच्चे। देखो फटाफट इसमें भी हम दो केस करेंगे वही कि इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, दो लेंस होते हैं आपके ना, एक को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं बच्चे हम क्या, आई पीस ना। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है दोनों ही नियर अबाउट फोकस तो सेम होता है इनका, फोकल लेंथ मतलब सेम लेती है, लेकिन हम जो इसका अपर्चर है ना, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है एज कम्पेयर टू आई पीस की। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस, मतलब कि डी जो है हमारा क्या रहेगा, 25 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो आपको इसका डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए और मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो फटाफट से ना, इसमें पहला लेंस क्या है, छोटा है, ये आपका बेटा हो गया लेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका हो गया आई पीस। यहाँ पे लिख देंगे आप ऑब्जेक्टिव, ये हो गया बेटा हमारा आई पीस, ठीक है। देखो इसमें आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, बस एक रे आपको एक सीधी रे खींच लेनी है जो इस सेंटर से पास आउट होती है। बस आप ये ध्यान रखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वरना मैक्सिमम बच्चों से ये इसका जो डायग्राम है वो गलत बनता है, क्योंकि उसमें बीटा आप इंडिकेट ही नहीं कर पाएंगे। देखो तो आप सबसे क्या काम करेंगे, सबसे पहले बेटा एक रे खींची जो फ्रॉम द सेंटर जा रही है ना, ये आपने रे खींच दी यहाँ पे ना, ठीक है। बस अब आपका डायग्राम कभी गलत नहीं बनेगा यदि आपकी ये रे सही खींच गई तो। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट करना है, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका यहाँ पे ना, जहाँ मैं इसकी इमेज बनाऊंगा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। मैंने एक रे सीधी डाली बेटा यहाँ से, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, ठीक है। तो ये सेपरेशन क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। यू क्या होता है, इमेज ऑब्जेक्ट की सेपरेशन फ्रॉम द लेंस ना, और ये लेंस क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए यू नाम हो गया इसका ना। रे यहाँ से टकराई, ये मीट होगी, कहाँ मिलेगी बेटा, यहाँ मिलेगी। जो ये इमेज बनी इसने बना दी ए डैश और बी डैश, ये आपकी इमेज बना दी। यही इमेज काम करेगी बेटा आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का, रे टकराई यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारा यू ई हो जाएगा, ये हमारा क्या है यू, ये सॉरी वी वी नोट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये ना ये बनेगा बेटा हमारे पास वी नोट बन गई, क्योंकि ये इमेज की सेपरेशन है फ्रॉम द लेंस ना, उसे हम वी से डिनोट करते हैं। ये हो गया बेटा वी ओ ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ से इन दोनों रेज को अब इस तरह डाइवर्ट करना है आपको कि दोनों रेज कहाँ मिले, इसी पॉइंट पे जाके मिले जो हमारा पॉइंट था ये ना। तो आपका डायग्राम कभी गलत नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। और यहाँ हमारी आंख होती है इस तरफ ना, इधर आप अपनी आईज लगाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से डाला हमने परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना, जैसे मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालता हूँ, दैट इज योर फाइनल इमेज, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये आपकी इमेज बन गई फाइनल, जो कि हमारा ये क्या है, ये वी है हमारा डी के बराबर है। ये इसका डायग्राम है बेटा, ठीक है। ऐसे आपको डायग्राम बनाना है।
और आपको एक और बात पता है कि जो बीटा और अल्फा है, जब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका, मैग्निफिकेशन बेटा आपको पता है क्या होता है, ये होता है टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फ्रॉम एट लीस्ट डिस्टेंस एंड फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन या ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, उसके बाद पहले डायग्राम बनाएंगे ऐसे, उसके बाद आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे। देखो टेन बीटा क्या होता है, बीटा बेटा ये हो गया जो फाइनल इमेज बनाती है एंगल सेंटर पे। ठीक है, बीटा हो गया ये तो। और अल्फा का आपको पता ही है, अलग से डायग्राम बनाएंगे इसका। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सेंटर हो गया ओ, ये डी सेपरेशन हो गई, ये एंगल अल्फा। तो m इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। टेन बीटा क्या है हमारा, टेन बीटा देखो बेटा इसमें से निकाल लेते हैं, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई बन गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई कर दो उल्टा, टेन अल्फा हो जाएगा ए बी अपॉन में डी। तो बेटा ये बन गया हमारे पास ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन में यू ई, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो अगर ढंग से देखा जाए तो बेटा देखो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी क्या है, ए डैश बी डैश है इमेज की हाइट और ये ए बी है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है बेटा, ये मैग्निफिकेशन होती है, किसकी है ये, ऑब्जेक्टिव की। तो वी कैन राइट एम ओ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डी अपॉन यू ई क्या है, डी हमारा बेटा ये वी हो गया, यू ई हमारा यू हो गया, तो वी अपॉन यू भी मैग्निफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे यार इसकी आई पीस की ना। तो जो नेट मैग्निफिकेशन हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिलती है वो क्या मिलती है बेटा, एक तो जितना ऑब्जेक्टिव बना रहा है और जितना आई पीस कर रहा है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि जो आपका आई पीस है ना बेटा, इज बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। और यदि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है तो देखो एमओ तो हम लिख सकते हैं बेसिकली, ये वी अपॉन यू भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया बेटा वी नोट अपॉन में यू नोट, क्योंकि यू नोट माइनस का है, इनटू जो एम ई है वो काम कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी जब होती है, जब आपका लीस्ट डिस्टेंस मिलता है। तो बेटा ये पीछे मैंने पढ़ा रखा है भी वन प्लस डी वाई एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वन प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये हमारी मैग्निफिकेशन आ गई, इतना हम मैग्निफिकेशन में निकालेंगे। ठीक है बेटा, इसकी ये मैग्निफिकेशन हो गई कि जब आपकी इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही हो तो। अगला देखो इसी का केस है, जब इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। यदि आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे। बेटा आपको पता है इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस पे ना। तो यहाँ पे आप फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो गया कौन, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका हो गया बच्चे आई पीस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेते हैं इसको, ये ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा देखो, अब आपका फिर से आप वही काम करेंगे ना, आप यहाँ से एक रेख खींचेंगे जो इसके सेंटर से जाती हो। अब आप इमेज को यहाँ कहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने रेख खींची ऐसे, ये ना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, एक रे यहाँ से आएगी, ये भी सीधे डाइवर्ट होकर यहाँ मिलेगी, ये इमेज बन गई फाइनली ए डैश और बी डैश। जो किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। ये आपका यू ओ ही है अभी भी, ये आपका बेटा वी ओ है। लेकिन ध्यान रखना देखो, अब जो इन दोनों के बीच का, जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जगह यहाँ पे एक स्क्रू होता है, जिसे इन दोनों के बीच की सेपरेशन को बोलते हैं बेटा ट्यूब लेंथ ना। इस स्क्रू को आप एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो ये लेंथ है ना, जो ए डैश बी डैश और जो यहाँ से इसके सेंटर से ये बन रही है ना, इसे आप एडजस्ट करके जो ये यू ई आता है वो एफ ई के बराबर आना चाहिए। मतलब कि जो आपकी इमेज बनाए ना कौन, ऑब्जेक्टिव लेंस ना, वो कहाँ बने, इस लेंस के लिए, दूसरे वाले के लिए फोकस पे आनी चाहिए ना। वो फोकस पे आएगी तो क्या होगा, ये रे सीधी यहाँ मिली, ये भी यहाँ मिली, दोनों रे को आपको इस तरीके से डाइवर्ट करना है कि ऑल रे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर ना। तो ये बेटा इसका बन गया डायग्राम। ठीक है, कि जब इमेज कहाँ बनती हो, इन्फिनिटी पे बनती है तो। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ। इस वाले केस में ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वी नोट प्लस का एफ ई, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, वी नोट प्लस का यू ई ना। यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल लो, तो बेटा देखो मेरे पास कॉमन मैग्निफिकेशन क्या आई थी, एम ओ इंटू एम ई आया था। और एम ओ तो आपको बताइए हमारे पास वी नोट अपॉन में यू नोट है, मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पे देखो आई पीस काम करता है कैसे, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह।
और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है, इन्फिनिटी जब इमेज बनती है बेटा, ये होती है डी अपॉन एफ। तो ये बन गया डी अपॉन एफ पी। तो ये आगे इसकी मैग्निफिकेशन बनती है वाली, ठीक है बेटा। चलो अगली बात चलते हैं फटाफट से। अब है अगला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको पता है क्या होता है कि जो दूर की चीजों को देखने के काम आता है एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। इसमें भी हमारे दो केस है, इधर इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्टिव विजन और कहाँ पे आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। मतलब कि जहाँ अब आपकी इमेज कहाँ बनती हो, इन्फिनिटी पे बनती हो ना, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। देखो बेटा इसमें भी हमारे दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव वही वाला, एक होता है बच्चे आई पीस ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना आप जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब एज मच एज पॉसिबल जिसकी फोकल लेंथ एज कम्पेयर टू आई पीस की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। उसका भी रीजन होता है, क्यों होती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन ज़्यादा प्राप्त करने के लिए ना, कि टू गेट द मोर या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ना। तो देखो पहला यहाँ पे डायग्राम है बेटा, इसका बनाते हैं। व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहीं से हम इमेज बना लेते हैं, ये आपका आई पीस हो गया, ठीक है बेटा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आई पीस है। तो यहाँ पे भी आप फिर से एक लाइन ऐसी खींचेंगे कि जो आपकी क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन, जिससे कि आपका एंगल ड्रॉ हो सके ना। आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बननी है। ये आपने एक लाइन खींची है ऐसी ना, तो बेटा इमेज इसकी यहाँ बनेगी, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जो यहाँ से रे आ रही है, एक रे मान लो ये आई सीधी यहाँ से, एक रे यहाँ से आएंगे। बेटा देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सो इसलिए मैंने इन्फिनिटी ड्रॉ कर दिया ये ना। ये तो इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आती है, और पैरेलल के बाद कहाँ मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी सीधा ना। तो ये डाइवर्ट होकर यहाँ मिलेगी फोकस पे ना। तो ये इमेज बन गई मेरे पास ये वाली, दैट इज ए डैश और बी डैश ना। ये इमेज किसने बनाई, ये ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, जो लेंस कितनी जो कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट आपका अल्फा डिग्री पे जो रेज आ रही है, ठीक है। और वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ना। अब जो ये इमेज बनी है ये कहाँ बन गई है, फोकस पे बन गई, किसके, ऑब्जेक्टिव के, ये एफ हो गया। अब ये जो ए डैश बी डैश है वो काम करती है आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का, दैट इज यू ई हो जाएगा हमारे पास। ये यहाँ से रे टकराई ऐसे, यहाँ से एक रे यहाँ टकराई, दोनों रे को अब इस तरह डाइवर्ट करना है कि दोनों रे जो मैंने पॉइंट छोड़ रखा है ना यहाँ जाके मिला देनी है आपको ना। ये मिल गई ऐसे, ये ऐसे मिल गई यहाँ पे ना। यहाँ बेटा आपको आईज बनानी है, ये आपकी आँख आ गई, ठीक है। अब यहाँ से डालो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो बेटा ये बन जाएगा आपका, ये आपका फाइनली इमेज आ गया, ए डबल डैश और बी डबल डैश, दैट इज योर फाइनल इमेज ना। तो आप इसमें ऐसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, ठीक है बेटा। बस थोड़ा सा लेंस दूर से रखना, क्योंकि देखो मैंने तो एकदम चिपक सी गया है लेंस ना, ठीक है बेटा। ये आप अच्छे से बनाना डायग्राम को। ये हमारा वी ई आ गया, जो हमारा डी 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन के लिए आपको फिर से बीटा चाहिएगा। तो बेटा बीटा तो हमारे पास ये है ही कि जो इमेज बना रही है, और अल्फा ये रहा इस तरफ, जितना ये होगा उतना बेटा ये हो जाएगा अल्फा इस वाले में ना। अब यहाँ फटाफट से मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन को एम से नोट करते हैं, वो आपका क्या होता है, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा है। तो आप फटाफट से यहाँ टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा कर दो, टेन बीटा बाई टेन अल्फा। टेन बीटा क्या हो जाएगा, देखो बीटा हो जाएगा बेटा ए डैश बी डैश, डिवाइड में आपका ये हो जाएगा, ये क्या है, यू ई है, यू ई, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा हो गया, इस ट्रायंगल में ले लो, इस वाले में यहाँ से लेके ओ मान लेते हैं इसे ओ डैश ना, ओ डैश ए डैश और बी डैश में देखो, तो ये बन गया ए डैश बी डैश, डिवाइड में आपका एफ ओ आ गया, ये कट गया बेटा, ये हमारे पास आ गया एफ ओ, डिवाइड में आ गया यू ई, और यू आपका माइनस का है तो माइनस का यू ई। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास ये आ गई, माइनस का एफ नोट अपॉन में यू ई। अब यदि मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकालूं, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, मतलब एफ ई की फॉर्म में निकाला जाए ना, तो यदि मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ बेटा, लेंस फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी ई माइनस का वन अपॉन यू ई, ये बन जाएगा। हमें चाहिए एफ नोट बाई यू ई ना, पूरी इक्वेशन में एफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये बन गया एफ नोट बाई एफ ई इज इक्वल टू एफ नोट बाई वी ई माइनस का एफ नोट अपॉन में यू ई, ये बन गया। अब यहाँ से एफ नोट अपॉन में यू ई पूरा निकाल लेते हैं। यदि मैं यहाँ से एफ नोट अपॉन में यू ही निकाल लूँ माइनस का, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा, ये बन गया एफ नोट अपॉन में एफ ई माइनस के साथ एफ नोट अपॉन में वी ई।
इस वाली इक्वेशन को, ये आपकी मैग्नीफिकेशन आ गई। तो बेटा मैग्नीफिकेशन आ गई हमारे पास, एफ नोट बाई एफ ई पूरे में से कॉमन ले लो। जैसे कॉमन लेंगे तो बेटा ये बन गया 1 माइनस एफ नोट बाई यू, यहाँ एफ नोट बाई वी था, इसमें से आपने एफ नोट बाई एफ ई कॉमन लिया तो एफ ई घूम के ऊपर जाएगा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास एफ ई अपॉन में वी ई। अब ये एफ नोट बाई एफ ई आया, तो 1 माइनस एफ वी आपका क्या है, माइनस डी के बराबर है, तो ये बन गया 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। दैट इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जब आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तो आपका डायग्राम ऐसे होगा और बेटा मैग्निफिकेशन ऐसे निकालेंगे आप। अगली बात पे आ जाओ फटाफट से, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। आपको पता है बेटा इन्फिनिटी पे कब बनती है इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए ना। आपका आपने फिर से लेंस बना दिया, ये आपका लेंस हो गया ऑब्जेक्टिव, ये आपका आई पीस यहाँ, ठीक है। ये आपने यहाँ छोटा सा आई पीस बना दिया, ये ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये आपका आई पीस है। आपने फिर एक रेज खींचनी है जो इसके क्या करें, एक जहाँ से हमें बीटा मिलता है ना, आपने एक रे फिर से खींची, ये पैरेलल ऐसे ना। आपको फिर यहाँ एक और पॉइंट ऑब्जर्व करना है कि जो यहाँ से जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है ना, ये ऐसे आपको पॉइंट मानना है, ये एक रे आ रही है सीधी ऐसे, एक और रे आपने ऐसे ले ली, दोनों रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो दोनों रे कहाँ बनाएगी, इमेज बेटा फोकस पे बना देगी, ये डाइवर्ट होकर फोकस पे मिल जाएगा। तो ये आपकी इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश ना, जो किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, और ये फोकस पे बनाएगा, दिस विल बी एफ नोट। और बेटा दोनों के बीच की जो ट्यूब लेंथ है ना, उसे आपको एडजस्ट करके इस तरह करना है कि जो आपकी ये इमेज बनी है ना ए डैश बी डैश, वो दूसरे आई पीस के फोकस पे आ जाए, ये आपकी एफ ई बन जाए ना। जैसे ये एफ ई होगा तो ये यहाँ टकराई, ये यहाँ टकराई, दोनों को बेटा इस तरह डाइवर्ट करना है कि बोथ रे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। ये रे कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पहुंच जाएगी ना। तो ये बेटा इसका डायग्राम बन जाएगा ना। जब आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो आप यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन क्या होती है बेटा, वो tan बीटा बाई tan अल्फा, फिर से आपने वो लगा दिया। तो बीटा आपको पता है क्या है, देखो ये तो अल्फा है और ये आपका बीटा है यहाँ पे, ठीक है। tan बीटा लगाएंगे तो बेटा ये बन जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ ई आ गया, डिवाइड में आ जाएगा उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ई आपका माइनस का है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये वाला ए डैश बी डैश तो नीचे आ गया, डिवाइड में एफ को आ गया, ये तो कट गया बेटा, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, माइनस का एफ नोट बाई एफ। ये ऑलरेडी फोकल लेंथ दोनों के बीच की है ना, उसमें रिलेशन है। तो ये हमारी मैग्नीफिकेशन होगी किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में, जब इमेज कहाँ बनती हो, इन्फिनिटी पे बनती हो तो बेटा ये थे हमारे रे ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशन है इसके, वो सारे डेरिवेशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। इससे बाहर आपका एक भी डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। अगले पे आते हैं वेव ऑप्टिक्स के डेरिवेशन पे ना। देखो वेव ऑप्टिक्स में बेटा दो ही डेरिवेशन सिलेबस में है इस बार ना, बेसिकली डेरिवेशन नहीं है, वो कंसेप्चुअल टाइप भी है, ठीक है, कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी ना, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। हाइजेंस थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जो भी आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है ना, उसके पॉइंट जो है, जो जितने भी पॉइंट उसके ऊपर होंगे, वो सारे पॉइंट्स एज ए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, किसके लिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए ना। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं क्या होता है, कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। और जो आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना। आइए फटाफट से इसका डायग्राम बनाते हैं और प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो बेटा मान लो आपका ये सरफेस है, यहाँ से आपकी एक रे आती है, ये दो रे आपकी आ रही है ऐसे ना, ये रेज आ रही है ऐसे ना, एक रे ये है एक रे ये है ना। तो दीज रे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब जो यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा इसके परपेंडिकुलर होगा ये वाला ना, क्योंकि रेज के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। तो ए बी मान लेते हैं बेटा हमारा वेव फ्रंट है प्राइमरी वाला, जो जो टकरा रहा है यहाँ पे ना, दैट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसे नाम दे दिया मैंने इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है आपका, ठीक है। ये टकरा है यहाँ पे, देखो ये एंगल क्या है, ये आपका एंगल मान लो थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ से जैसे ये रे टकराएगी तो रे डाइवर्ट कर जाएगी सीधा अपने मीडियम में चली जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रे बेटा यहाँ टकराई, यहाँ से रे जो है चली गई इस तरफ, टकराने के बाद ये जा रही है ऐसे ना, ठीक है। लेकिन अभी जो ये वाली रे है, जो ये आ रही थी ना रे, ये अभी यहाँ पहुंची नहीं है, ये जैसे यहाँ पहुंचेगी उसके बाद ये डाइवर्ट मारेगी रे यहाँ से ना, ठीक है। तो यहाँ का नॉर्मल क्या है बेटा, यहाँ का नॉर्मल ये है, यहाँ से टकराने के बाद ये रे इधर जाएगी,
अब दोनों रे जा रही है पैरेलल ईच अदर ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी जो सेकेंडरी आपका जो टकराने के बाद वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। बस देखो एक बार ना, जब देखो ये रे ए वाली जो ये नंबर एक रे ये नंबर दो है ना, एक रे बेटा यहाँ टकरा चुकी है ना, लेकिन अभी दो नंबर रे बी पॉइंट पे ही है ना। जब वो ए पे टकरा चुकी है पहले वाली रे ना, यहाँ से ये डाइवर्ट होके जा चुकी है इधर ना, लेकिन जैसे ही बी से लेके सी तक में पहुंचेगी है ना, मान लेते हैं यहाँ इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ रेज है वो कितनी है, वी है। तो बी से लेके सी तक आने में उसे टी टाइम लगता है। तो बेटा जो बी सी सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी, वी इंटू टी हो गई। हमने क्या काम करना है, ए पॉइंट से लेके वी टी आर्क रख के ना उसके अंदर क्या बोलते हैं कंपास के अंदर आपने ए से लेके एक आर्क कट लगाना है यहाँ तक ना बेटा, ऐसे ना ये आपने एक आर्क खींच ली तो ए डी जो है वो भी हमारा क्या हो गया, वी टी के बराबर हो गया। आपने जैसे यहाँ कट मारा तो ये जो बी रे है आपकी वो कहाँ पहुंची, सी पे पहुंच चुकी है। तब तक ये ए वाले डाइवर्ट होके कहाँ जा चुकी है, डी पे जा चुकी है। आपने ये पैरेलल लाइन खींची, दैट इज योर फाइनल वेव फ्रंट ना, जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना ये आपका बन गया, ठीक है बेटा। ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था। ये इसका डायग्राम बनेगा ऐसे ना, ठीक है। आगे जाके अब अपना वेव फ्रंट चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ करके दिखाइए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना, कि इसमें आई साइन आई और साइन आर बराबर होते हैं। देखो आप पहले एक बात देखो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा बन गया। तो बेटा ये अंदर का पूरा एंगल हो गया थीटा। ये देखो ये एंगल आर है, ये 90 माइनस आर, तो बेटा ये एंगल का पूरा एंगल हो गया अंदर वाला आर ना। मतलब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल हो गए ए बी सी। इन ट्रायंगल ढंग से समझना बेटा, तो थोड़े से डायग्राम ऐसे हैं ये ना, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, बस मेरी बातों को ऑब्जर्व करना अपना, एक एक वर्ड आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो ए बी सी ट्रायंगल में देखो, यदि मैं इसे अलग से यहाँ बना दूं, ये इस तरह का है, ये आपका ए बी और सी है, और यहीं पे बेटा आपका ये इस तरीके से ये यहाँ डी है, ठीक है। देखो ये तो कॉमन हो गया, ए सी तो हमारा ना, तो ए सी इक्वल टू ए सी हो गया, दैट इज कॉमन, ठीक है बेटा। दूसरी बात देखो, जो ये वाली रेज है बी सी और जो ये ए डी है, ऑल आर इक्वल वी टी के बराबर है दोनों। तो बी सी हमारा जो है ए डी के बराबर हो गया, विच इज इक्वल टू वी टी, ये कॉमन, ये भी सेम हो गया। और जो ये एंगल है रेज के ऊपर, जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर होता है, तो जो एंगल है वो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, विच इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तीनों चीज होने के बाद क्या होगा बेटा, तीनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया आपकी सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलरिटी में क्या होता है कि जो अंदर के समय के एंगल के सामने के तो वो बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल बी ए सी इक्वल टू होगा एंगल डी सी ए के ना, और एंगल बी ए सी क्या है बेटा, ये आपका आई है, इसे थीटा की जगह आई कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये आ गया आई और ये आपका हमारा आर हो गया, सो दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना। तो ये तो होता है हमारा आई इक्वल टू आर होना चाहिए ना। एक तो हमारा प्रूफ हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हैंस प्रूफ। और दूसरी बात क्या है कि जो इंसिडेंट रे है आपकी, जो आपको यहाँ लिख देनी है वो बात ना कि एंड फ्रॉम द फिगर वी कैन इजीली सी इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है बच्चे। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना। दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपको पता है कि जो म्यू है वो साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है। मतलब जो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, जो हमारा किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। यहाँ पे भी दो केस आएंगे आपके ना, एक रेयर टू डेंसर, एक रहेगा बेटा डेंसर टू रेयर ना। तो यदि मैं रेयर टू डेंसर वाला डायग्राम बनाऊँ पहले ना, ये रेयर है ये डेंसर है, यहाँ से रे आ रही है आपकी, वही सेम वेव फ्रंट आया अभी भी हमारा, ये रेज आ रही है दोनों, ये पैरेलल है, तो बेटा वेव फ्रंट आपका ये बन गया, ये ए है ये आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ का ये नॉर्मल रह गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई ना। तो देखो आपको साफ दिख रहा है बेटा, ये जो रे है ना एक नंबर रे, ये हमारी दो नंबर रे ना, सेम पीछे वाले की तरह ना। तो एक नंबर रे देखो टकरा चुकी है अभी यहाँ पे आके ना, तो ये यहाँ से डाइवर्ट होके कहाँ चली जाएगी, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये इधर मुड़ गई ऐसे ना। लेकिन अभी जो ये वाली रे है वो अभी नहीं टकराई है, ये यहाँ के टकराएगी, उसके बाद बेटा ये बैंड होगी ना, अब उसके बाद ये डाइवर्ट होगी ऐसे जाएगी ना। तब तक आप देखो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम नीचे वाला अलग है। मान लो बेटा यहाँ पे मीडियम की स्पीड है v1, यहाँ पे मीडियम में जो स्पीड है ना लाइट की वो क्या है, v2 है। तो जब ये b से c तक पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टी टाइम में,
ये बेटा चल गया V1 इंटू टी ना। तो आपने क्या काम करना है, सेम टाइम जितने भी टाइम में नीचे वाली जो वेव है ना, ये जो यहाँ ए से लेकर कितने तक पहुंचेंगे उसी स्पीड से मल्टीप्लाई करके ये मान लो यहाँ तक पहुंचते हैं डी पॉइंट तक ना। तो बेटा ये मेरे पास आ गया V2 इंटू टी, ये सेपरेशन आ गई ए डी ना। ये मैंने आर्क लगा लिया यहाँ पे, बी से डी को मिला दिया, दैट इज योर फाइनल वेव फ्रंट। बेटा ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या आ गया हमारे पास, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गया, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये इसका डायग्राम बन गया ना। अब हमें प्रूफ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है हमें ना। अब देखो ये आई है आपका, तो बेटा ये 90 माइनस आई, ये वाला अंदर वाला बन गया आई। इसी तरह ये आर है यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला, ये बन गया 90 माइनस आर, ये बन गया बेटा आर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे, तो इस ट्रायंगल में देखो फटाफट से। अब आपको पता है कि यदि मैं साइन आई अपॉन में साइन आर निकाल लेता हूँ, तो मुझे प्रूफ करना है कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं साइन आई बाई साइन आर इन ट्रायंगल से। देखो इस ट्रायंगल में ए बी सी से निकालो। तो ए बी सी में आप देख रहे हैं ये तो 90 डिग्री है, तो ये ए बी बेस हो गया आपका, बी सी आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन आर क्या हो जाएगा बेटा, बी सी अपॉन में ए सी आ गया, मल्टीप्लाई बाई साइन आर। देखो इस ट्रायंगल मेरी तरफ से देखा जाए तो बेटा ये डी सी बेस हो गया आपका, परपेंडिकुलर आपका ए डी हो गया। तो बेटा ये ए डी नीचे आ गया, यहाँ आ गया ऊपर की तरफ, ये परपेंड हाइपोटेनस ए सी कट गया। तो बच्चे ये आ गया बी सी अपॉन में ए डी। और बी सी क्या है हमारा, बी सी हमारा वी वन इंटू टी है, और बेटा ए डी हमारा क्या है, वी टू इंटू टी है। टी से टी कैंसिल आउट हुआ, तो बच्चे ये आ गया साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन में वी टू। अब बेटा वी वन अपॉन वी टू क्या होता है, ये हो गया हमारे पास स्पीड इन वन मीडियम डिवाइड बाई स्पीड इन सेकेंड मीडियम। और स्पीड इन वन मीडियम बाई सेकेंड मीडियम के रेशियो क्या बोलते हैं बेटा, यही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो हेल्प टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया हमारा, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो। ठीक है, एंड दूसरी बात क्या लिखेंगे, वही सेम चीज ना, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन इजीली सी इंसिडेंट रे नॉर्मल और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो बेटा एक ही प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप फटाफट से अगले वो देखो डेरिवेशन। ये बेटा देखो ये डेरिवेशन जो है इंटेंसिटी एट द एनी पॉइंट ना, मतलब एक बेसिक डेरिवेशन थी ये ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। इसका केवल आपको क्वालिटेटिव आइडिया है, मतलब इसके बेस पे जो आप निकालते नहीं है कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ना मैंने इसकी बेटा वो डाल रखी पी वाई क्यूज ना, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको आसानी से। और एक जो पहली वीडियो है ना वेव ऑप्टिक्स की मेरी, वो बेटा बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें सारे क्वेश्चन है, उससे बाहर आपका न्यूमेरिकल एक में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसे आप वहाँ से जाके देखें, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इसका इंटरफेरेंस वाला कोई भी ना, केवल इसका क्वालिटेटिव आइडिया है। इट मीन्स इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा बस ना, केवल आपको न्यूमेरिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले कैसे आए वो मैटर नहीं करता, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं वो आपको आना चाहिए। तो बेटा वेव ऑप्टिक्स का जो पीवाईक्यूज वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं, पार्ट वन, उसके दो वीडियोज है। पार्ट वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस पे बेस है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चे, तो ये सिलेबस में नहीं है। एक्स देखो ये वाला एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बस केवल आप याद रखेंगे, तो ये होता है लैम्डा डी अपॉन में ए, या डी होता है। ठीक है, इसे आप ऑब्जर्व करेंगे बस ना, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे मैंने वहाँ पे इंटरफेरेंस वाली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है बच्चे, इसका भी डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं है। अब आ जाओ फटाफट डुअल नेचर ना। देखो बेटा चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर है आपका ना। डुअल नेचर से की भी कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी छोटी छोटी एक दो चीजें पूछ सकता है यहाँ से ना। आइंस्टीन इक्वेशन जैसे कि आपकी ना, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि मान लो आपका एक मेटल सरफेस है ये ना, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो बाउंड हो रखा है, यहाँ से आपने इसको एनर्जी दी, तो बेटा जो आप टोटल एनर्जी इसको दे रहे हैं ना, वो दो चीज़ों में काम आती है। एक तो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के, और दूसरा उसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देने के ना। क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी आप यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं, किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के दे दें, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से एमिट हो जाए ना, तो जो आप एनर्जी दे रहे हैं टोटल एच न्यू एन जो आपने दी है एनर्जी, वो दो चीज़ों में काम आएगी बेटा। एक तो वर्क फंक्शन देने के, प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के, हाफ एम वी स्क्वायर के ना। और वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नोट होता है, ये आपका एच न्यू हो गया, प्लस का यहाँ से नॉर्मल लिखो काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे यहाँ से एक्सप्रेशन आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, ठीक है, ये आपकी आइंस्टीन इक्वेशन होती है। यदि मैं यहाँ से एच कॉमन ले लूँ, दिस विल बी न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है बेटा, दैट इज द आइंस्टीन इक्वेशन ना। डिटरमिनेशन ऑफ एच फ्रॉम प्लैंक कांस्टेंट, मतलब आपको जो है एच निकालना है आइंस्टीन की इक्वेशन से ही, मतलब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको ना। इस पे बेसिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो कैसी क्या आई थी, एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट ना, और ये आपका वर्क फंक्शन है, ठीक है। इसे यहाँ लिख दिया मैंने एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, ये होता है ई इंटू वी नोट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो बेटा पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क हमारा आ गया चार्ज इंटू पोटेंशियल, और वर्क मतलब बोले तो एनर्जी, तो ये बन गया ई इंटू वी नोट, ये आपकी एनर्जी आ गई, ठीक है बेटा। यहाँ से फॉर्मूला आता है, यदि मैं यहाँ से वी नोट निकाल लूँ तो बच्चे ये बन गया एच अपॉन में ई इंटू न्यू माइनस का एच अपॉन में ई इंटू न्यू नोट, ठीक है। इस इक्वेशन की यदि मैं कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस या माइनस सी के साथ ना, तो बेटा देखो यदि मैं y एक्सिस पे वी नोट लेता हूँ, मैंने डायग्राम बनाया ये, y एक्सिस पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखा और x एक्सिस पे मैंने बेटा फ्रीक्वेंसी रखा ना, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है कुछ कुछ ना। और जो ये काट रहा है ना यहाँ पे, जिसे हम c बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये बेटा मेरे पास आ गया h अपॉन में e, ये हमारा c आ गया। और जो इसका स्लोप है ना, ये क्या है, m इज द स्लोप ना, तो स्लोप ऑफ वी नोट वर्सेज म्यू का ग्राफ जो है, इसका स्लोप क्या मिलेगा हमें, h अपॉन e मिलेगा। यदि मेरे को यहाँ से h निकालना है प्लैंक कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, e टाइम्स कर देंगे बेटा स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी में। तो ये हमारे पास स्लोप निकालने का तरीका है, ठीक। ऐसे आप स्लोप निकालेंगे, मतलब ऐसे आप प्लैंक कांस्टेंट निकालेंगे। यदि आपको स्लोप निकल गया, आप इजीली उसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला चैप्टर एटम्स में, बेटा देखो एटम्स से आपको बेसिकली 4 डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, छोटे छोटे 2 बता रहा हूँ अभी फिलहाल में, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला और इम्पैक्ट पैरामीटर वाला। उसके बाद 4 डेरिवेशन है, इसमें से एक 100% पेपर में आता है आपका, ठीक है। तो देखो जो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये किसने दिया था, ये बेटा रदरफोर्ड की थ्योरी से आएगा, ठीक है। जो अगले डेरिवेशन है वो कहाँ से आएंगे, वो बोर्स की थ्योरी वाला डेरिवेशन है। तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला देखते हैं। आपको पता है बेटा रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये उसका सेंटर है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपका आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल आते आते क्या होगा, सबसे पहले इसके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होती है इस पॉइंट पे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है बेटा जेड इंटू ई ना, पॉजिटिव चार्ज है आपका। और अल्फा पे भी क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर ना, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो ये रिपल्शन देगा उसको न्यूक्लियस ना, तो एक मिनिमम सेपरेशन की मान लो यहाँ आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके यहाँ से लेके, देखो ये कौन से वाला है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। तो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये मिनिमम सेपरेशन है ना आर नोट, कि जहाँ से वो रिट्रेस कर जाए अपने पाथ को ना, धीरे धीरे आज जैसे धीरे धीरे आ रहा है ना, तो इसकी स्पीड में कमी हो रही है क्योंकि ये रिपल्शन दे रहा है उसको ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इसे बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ना। तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि द सेपरेशन या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू ए पॉइंट फ्रॉम विच इट रिट्रेस इट्स पाथ ना, कि जिस पॉइंट से वो अपना पाथ क्या कर ले, रिट्रेस कर ले, वापस ले लेना, उसे बोलते हैं बेटा हम रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये आर नोट को हमें निकालना है, तो बेटा हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ रखा होगा कि जितनी एनर्जी इनिशियली थी बेटा, इनिशियली कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी 5.5 मेगा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर माइनस का 90, दैट मस्ट बी इक्वल टू होनी चाहिए फाइनल एनर्जी के ना। और फाइनल बेटा यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 बाई आर। तो यहाँ लिख देंगे हम के इंटू Q1 बेटा 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा के हो गए, Q2 Z इंटू ई हो गया डिवाइड बाई आर, ठीक है। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। देखो जेड की वैल्यू यदि मैं यहाँ से हम सिंप्लीफाई करूँ इसे, 5 इंटू 10 की पावर ये हो गया बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू के की वैल्यू पुटअप कर दो, 9 क्रॉस 10 की पावर 9 2 इंटू ई की वैल्यू पता ही है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 है। जेड क्या है बेटा, ये गोल्ड फॉइल के लिए होता है, गोल्ड का 69 होता है एटॉमिक नंबर। ई की वैल्यू फिर से आपने पुटअप कर दी डिवाइड बाई आर।
अब आप यहाँ से जब आप आर निकालते हैं तो बेटा ये वैल्यू आती है 41.3 फर्मी। तो जो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वहां से हमें कंसेप्ट मिलता है किसका, जो आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, वहां से उसका कंसेप्ट मिलता है ना। ठीक है, ये शो करता है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, कहीं बेटा क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए ना कि अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस बताइए, तो आपको रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बताना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या बताता है बेटा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 के साइज का है। अगली बात इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस था, यहाँ से आपके अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा है वो यहाँ से रिबाउंड मार जा रहा था, एक अल्फा पार्टिकल मान लो ऊपर से आता है, एक ऊपर जा रहा है ऐसे ना। तो बेटा जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, मान लो कि 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर तो 180 डिग्री पे रिट्रेस मार रहा है, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे ना, तो देखो इस यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन है ना ये परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। जो 1 नंबर में थोड़ी है, बी नंबर में थोड़ी सी ज्यादा है ये ना, और 3 नंबर के लिए तो बिल्कुल जीरो है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वेलोसिटी वेक्टर ना, इधर वेलोसिटी ये इधर है और यहाँ से इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ गए होंगे आई थिंक अपना। तो बेटा इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बेटा के जेड ई स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपका पेपर में नहीं है लेकिन फॉर्मूला काम का है, के जेड ई स्क्वायर कोट 5/2 डिवाइड बाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इस बार 2022 के पेपर में ये पूछा गया था कि फॉर्मूला लिखो और आप बताइए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए या बेटा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए ना, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यूज क्या होती है। आप इसे पुटअप करो, यहाँ पे थीटा 0 होगा तो कोट 0 कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है, तो बी की वैल्यू इन्फिनिटी। यदि थीटा 180 होगा तो कोट 180/290, कोट 90 कितना होता है 0, तो बी की वैल्यू 0। आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी आता है बेटा बोर्स रेडियस या रेडियस, में बता रहा था आपको 4 डेरिवेशन ना। रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, मान लो आपका एक न्यूक्लियस है ये ना, इसके अराउंड आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कितनी वेलोसिटी से घूमता है, कितनी एनर्जी से घूमता है या कितनी रेडियस पे घूमता है, वो सब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बेटा 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन चांस रहता है कि पेपर में आ जाती है। देखो आपको पता है बेटा बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है या फिर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। ये कहाँ से प्रोवाइड होता है, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो कूलम्बिक फोर्स है ना, वहां से k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक आर से आर कट गया तो बेटा ये आ गया मेरे पास mv² इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। एंड आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला। बेटा एंगुलर मोमेंटम वाला क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एल होता है वो होता है बेटा एन एच अपॉन में 2 पाई, कि ये स्टेबल ऑर्बिट का कंसेप्ट भी देता है हमें ना, कि जिन कि जिन जिन क्या बोलते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच अपॉन 2 पाई की फॉर्म में होगा, वही इलेक्ट्रॉन आपके कैसे रहेंगे बेटा, स्टेबल ऑर्बिट में शो करेंगे, घूमेंगे, अदरवाइज वो नहीं घूमेंगे। ठीक है बेटा, तो एल आपका क्या होता है, एल होता है एम बी आर, मतलब आर क्रॉस पी होता है। अब यहाँ से भी आप आर निकाल लीजिए तो बेटा ये हो जाएगा एन एच अपॉन में ट्वाइस पाई एम इंटू वी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड सुन दोनों को कंपेयर कर दीजिए आप ना। जैसे आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी इक्वल टू आ गया के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ से आपने बेटा पहले आर निकालो, यहाँ पे ना ये सॉरी गलती हो गया, इसे हटा देते हैं यहाँ से। पहले इस इक्वेशन से आर निकाल लीजिए आप ना, इस वाले से आप आर निकालो तो यहाँ से बेटा आर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसे इस आर को और इस आर को कंपेयर करो, एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी, यहाँ आ गया बच्चे के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, वी से एक वी कट गया, तो यहाँ से बेटा वी की वैल्यू आ गई हमारे पास के जेड 2 पाई घूम के ऊपर आ जाएगा ट्वाइस पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच, ये आपका वेलोसिटी आ गया। ठीक है, जो हमें अगले इस वाले पार्ट में निकालना है। ठीक है, अब यहाँ यदि अगला वाला पार्ट आएगा ना तो बेटा यहाँ तक डेरिवेशन करना है आपको ना।
दूसरी बात देखो, v को उठा के इस फॉर्मूले में पुट अप कर दो, पुट v इन इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास जो रेडियस का फॉर्मूला आएगा बेटा वो बन गया NH अपॉन में ट्वाइस पाई m, v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2 पाई k z ई स्क्वायर डिवाइड बाई NH, ये आ गया। NH घूम के ऊपर गया तो बेटा रेडियस का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m k z ई स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ना। कई बार यहाँ से पूछता है कि प्रूव करके दिखाओ कि जो रेडियस ऑफ है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की और रिवॉल्विंग की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है, तो आपको ये डायरेक्शन प्रूव करके दिखाना है, ठीक है बेटा। आगे देखो वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बताया आपको भी यहाँ तक प्रूफ करना है आपको ना, ये सेम चलेगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई NH, इतना आपको प्रूफ करना है पहले ही यहाँ से ना, जो पहले ड्राइव किया था, ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पहले ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 1/137 टाइम्स होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। तो यदि मैं बेटा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूँ, ये फॉर्मूला मान लो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 पाई के जेड स्क्वायर, यहाँ मैंने c से डिवाइड कर दिया और यहाँ c से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, केवल केवल क्या कंपेयर करने के चक्कर में, और कुछ नहीं हुआ। और जो ये सारी वैल्यू होती है बेटा ये आती है 1/137 टाइम्स ना, तो ये CM, तो आपका मेन कॉमन फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। अब यदि मैं यहाँ से बोल दूँ कि n की वैल्यू 1 है मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए, तो जो v कितना आ गया हमारे पास, देखो v आ गया बेटा 137 इंटू c आ गया स्पीड ऑफ लाइट। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि जो स्पीड ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन होती है वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 टाइम्स होती है, ठीक है बच्चे। आगे आ जाओ फटाफट से, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है ना। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और वो किसी रेडियस पे घूम रहा है, इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी भी कैरी करता है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है आपको पता है वो क्या होती है, हाफ mv² होती है। और जो mv² है, mv² का फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो mv² किसके बराबर होता है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आप इसे यहाँ पुट अप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा K(Q1Q2)/R, ये बन गया K(Q1Q2) डिवाइड में R, ये आ गया हमारे पास माइनस का KZ(E)² डिवाइड बाई R, ये पोटेंशियल है काइनेटिक है, दोनों को जोड़ दो बेटा तो आप ये आ गई टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आपने जो टोटल एनर्जी आपकी बनी इसे En से डिनोट कर लेते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास, जोड़ दो इनको बेटा, काइनेटिक हो गया हमारे पास KZ(E), ये पोटेंशियल होगी KZ(E)² आर, प्लस में काइनेटिक हो गया बेटा 1/2 KZ(E)² आर, ये बन गई। तो आपके पास इक्वेशन आ गई बेटा KZ(E)² डिवाइड बाई 2R, ये आपकी एनर्जी आ गई। आर की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे, जैसे आप आर की वैल्यू पुट अप करेंगे, जो बेटा पीछे लिखी थी मैंने इतनी बड़ी वैल्यू थी, उसे आप यहाँ पुट करेंगे n² डिवाइड बाई 4 पाई, ये रही यहाँ पे क्या है बेटा, ये है 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर ना, ये घूम के ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बेटा जो एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई n² h²। तो बेटा ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली टू किसके 1/n² की है, ठीक है बच्चे। ये इसका डेरिवेशन एनर्जी का यहाँ तक है ना। अगली बात है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना। देखो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, टाइम पीरियड बेसिकली होता है 2π/ω, ठीक है। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी बनता है, ध्यान रखना। तो आपको टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए अच्छे से ना, या डेरिवेशन भी इसका आ जाता है। तो देखो ओमेगा क्या होता है, 2π/, v इक्वल टू होता है r ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा बेटा v/r। तो ये बन गया यहाँ पे v नीचे आ गया r ऊपर आ गया, तो p इक्वल टू हो गया बेटा 2πr/v ना। अब यहाँ आप r की वैल्यू पुटअप करो और v की वैल्यू पुटअप करो। देखो बेटा r होता है n² h² डिवाइड बाई, अभी लिखा था मैंने 4π² m k z e², ये हमारा r होता है। नीचे आ गया इसके v, और बेटा v क्या होता है, v पे था अभी 2 पाई
देखो ना यहाँ पे वी की वैल्यू, वी का क्या था बेटा, ये रहा टू टू पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, ये होता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच। देखो बेटा एन एच तो घूम के ऊपर चला गया, अब ये आपका 2 से जैसे ये यहाँ नीचे जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो गया, 2 कट जाएगा यहाँ से ना, तो बेटा ऊपर तो आ गया पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर आ गया बेटा एन क्यूब एच क्यूब, डिवाइड में आ गया 2 कट गया बेटा, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4, ये आ गया हमारे पास। जो आपका टाइम पीरियड है वो क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आया ना, ये भी प्रूफ करने को आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके एटम्स के डेरिवेशन ना। अब आते हैं न्यूक्लियाई ना, तो बेटा न्यूक्लियाई में बेसिकली एक ही डेरिवेशन है न्यूक्लियर डेंसिटी वाला, लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बता देता हूँ, ये भी पेपर में पूछा गया है। थोड़ा देखो, साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है कि किसी भी न्यूक्लियस का साइज जो है किस पे डिपेंड करता है, उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना ही उसका साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा, मतलब उतना ही उसका वॉल्यूम होगा ना। तो मान लो ये आपका, आपको पता है हम स्फीयर लेते हैं ना, ये इसकी रेडियस है आर ना, तो बेटा जो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर के ऊपर ना। ए क्या है हमारा, ए होता है मास नंबर है, ध्यान रखना ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से आर क्यूब निकाल लो, देखो 4/3 तो कॉन्स्टेंट से छोड़ देते हैं, तो आर क्यूब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए टू द पावर 1/3 हो गया। अब आप इसे ऐसे खोलेंगे तो बच्चे ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। देखो इसे बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, जो किस पे डिपेंड करती है, मास नंबर पे डिपेंड करती है, मास नंबर के टू द पावर 1/3 के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, ये पेपर में पूछा गया है, ये इसका डेरिवेशन है यहाँ से ना। तो बेसिकली आपको पता है डेंसिटी क्या होता है बेटा, ये मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास को भी छोड़ देते हैं एक बार, देखो वॉल्यूम को लिखो पहले, वॉल्यूम क्या बनेगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा, इज इक्वल टू डैश 4/3 पाई आर, आपको पता है आर नोट ए टू द पावर 1/3 है, की पावर यहाँ पे क्यूब आ गया। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, डैश के अंदर 3 ऊपर चला गया घूम के, 4 नीचे रह गया, ये बेटा पाई आर नोट क्यूब बन गया, और यहाँ नीचे आ गया ए ना। अब बात करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस की ना। देखो बेटा न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियन होते हैं ना, और न्यूक्लियंस क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियन होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, जो कि आपके बेसिकली मास नंबर के बराबर ही होता है ना। मान लेते हैं कि जो आपका m है, m बी द मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियंस का मास आपका क्या है बेटा, m है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, a है, तो बेटा टोटल मास कितना हो जाएगा न्यूक्लियस का, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस दिस विल बी बेटा एक का मल्टीप्लाई बाई जितने भी है आपकी क्या है ए है, तो m इंटू ए हो गया, तो बेटा यहाँ आ गया मास ऑफ न्यूक्लियस एम ए, ये भी एम ए, यहाँ आ गया बच्ची m इंटू ए, आप देखते हैं ए से ए कट गया, तो बेटा जो डेंसिटी आ गई हमारे पास वो बन गया 3m डिवाइड में 4 पाई आर नोट क्यूब। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो डेंसिटी है बेटा वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कैपिटल ए तो आ ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ से कई बार पूछा गया है ये भी कि प्रूव करके दिखाओ जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, कि वो ए पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ये चीज़ आप ना। आगे चलते हैं, अब आया बेटा चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर में। देखो देख एक बात ध्यान रखना बेटा, ये चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर ना, इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इस पे बेस में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाफ वे रेक्टिफायर पूछा जाता है, तो पहली बात तो आप ध्यान रखना कि रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो बेटा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, ये इसमें जो है इनफाइनाइटली रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये करंट जो है मिनिमम पास करता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका हाफ वे रेक्टिफायर ना। तो ये होता है रेक्टिफायर, हाफ वे रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं आप ना, वन पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये बात भी आप ध्यान रखना, 1 मार्क में पूछता है कि जो बेटा इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर रहेगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी, ठीक है बेटा।
तो हाफ वे रेक्टिफायर की फटाफट से डायग्राम देखो। हाफ वे रेक्टिफायर में क्या होता है, पहले तो आपको इसमें यहाँ ट्रांसफॉर्मर बनाना है। ये आपको यहाँ एसी फ्लो करा दी मैंने इसके अंदर। ये एसी है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी वाली, ठीक है बेटा। ये बीच में जो कॉइल लगा देते हैं, यहाँ पे आपका एक, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया डी। आपको आउटपुट यहाँ से मिल जाता है इसके लोड के अक्रॉस ना। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बेटा बी पॉइंट है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है आर एन ना। जहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, ये इसका डायग्राम होता है। अब इसमें होता क्या है, इसकी वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, जैसे हमारा, क्योंकि हमारे पास अभी इनपुट क्या है बेटा, हमारे पास तो इनपुट ये है ना एसी वाला, ये हमारा इनपुट है, ठीक है बेटा। ये हमारा आउटपुट है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, इसके टाइम इंटरवल बना देते हैं थोड़ा समझने के पर्पज से ना। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। तो जैसे हमारा ये पॉजिटिव फर्स्ट हाफ जाता है, तो आप देखते हैं जो ये पॉजिटिव हो जाता है ये नेगेटिव हो जाता है ना। मेरे डायोड के अंदर ये पी होता है, ये आपका एन होता है, ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना। और यदि आपका पी बेटा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से ना, तो इट मीन्स दैट इज वर्किंग फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो आप देखते हैं जो करंट है वो कहाँ जाता है, ए टू बी हमें मिल जाता है। जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना ही सेम हमें इतना देता है, ठीक है। लेकिन जैसे आपका नेगेटिव हाफ जाता है, तो बेटा ये हो जाता है पोलैरिटी चेंज, यहाँ पे यहाँ माइनस हो गया और यहाँ हो गया प्लस ना। तो आप देखते हैं अब जो डायोड है आपको वो काम करता है रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो नहीं करेगा तो बेटा ये वाला डंडा खा लेगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। फिर अगले में फिर सेम, फिर करंट फ्लो नहीं। तो इस तरीके से आपको इसमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलता है, ठीक है। ये पेपर में टू द पॉइंट बनवा लेता है, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है कि एक ऐसा रेक्टिफायर जिसमें आपके टू पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, जिसमें दो डायोड यूज हो रहे हैं आपके इसमें। और जो इसमें आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है ना, इनपुट का डबल आपको मिलता है, मतलब 2 टाइम्स इनपुट आपकी क्या मिलेगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपकी बच्चे, ठीक है। जैसे मान लो आपने 50 की अप्लाई करी है इनपुट ना, तो आपको जो आउटपुट में मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 टाइम 50, मतलब 100 मिलेगी आपकी ना। ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो इसका जो सर्किट डायग्राम फटाफट से इसमें देख लेते हैं। इसमें दो आपके वो मिलते बनते हैं पीएन जंक्शन डायोड ना। पहले तो आपको ये ट्रांसफार्मर बनाना ही है। ये आपका एसी लगा दिया आपने, ये बीच में कॉइल डाल दी, यहाँ पे आपका एक पीएन जंक्शन, ये बेटा आपका दूसरा पीएन जंक्शन, ये आपको मिला देना है। और जो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है ना, वो यहाँ इन दोनों के बीच में मिलता है। ये आपको ए पॉइंट मान लो, ये आपका बेटा मान लो बी पॉइंट ना, ठीक है। ये आपका डायोड है D1, ये बच्चे है D2। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। काम कैसे करता है या इसका वर्किंग क्या रहेगा समझ लीजिए। देखो बेटा देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है इनपुट का हमारे पास यही है, एसी वाला जाएगा, ये आपका इनपुट सोर्स हो गया। जब आप इसका आउटपुट बनाते हैं, ये इसका हो गया, लाइंस बना देते हैं फटाफट से। टाइम इंटरवल मैंने बांट दिया। जैसे बेटा फर्स्ट हाफ जाएगा ये पॉजिटिव वाला ना, आप देखते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव हुआ देखो, तो यहाँ पी है, ये एन है, ये आपका पी है और ये एन है ना। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं पी पॉजिटिव से है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया। और यहाँ पी नेगेटिव से है तो ये रिवर्स बाइसिंग में। तो जब पहला हाफ जाएगा तो बेटा डायोड D1 काम करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, डायोड D2 काम करेगा किसमें बच्चे, रिवर्स बाइसिंग में ना। तो यदि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड D1 काम कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि उसमें से करंट पास हो जाएगा। तो बेटा जो आपको करंट मिलता है वो कैसे मिलता है, इस तरफ, मतलब ए टू बी डायरेक्शन में ना। तो आपका आउटपुट कैसे बन गया, ऐसे बन गया सेम, जितना एम्पलीट्यूड ऊपर था उतना एम्पलीट्यूड आपको नीचे मिल गया, ठीक है बेटा। जैसे आपका नेगेटिव हाफ जाएगा, नेगेटिव होते पोलैरिटी चेंज हो गया बेटा, ये हो गया नेगेटिव आपका और ये बन गया पॉजिटिव। अब ये वाला काम नहीं करेगा, अब ये वाला काम करेगा। तो आपको करंट कहाँ से मिलेगा, अभी भी करंट सेम डायरेक्शन में मिलेगा, ए टू बी ना। तो आपका क्या देखेंगे आप, करंट जो है इस तरह सेम डायरेक्शन में मिलता है, ठीक। ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। अगले आ जाओ बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम ना। एनर्जी बैंड डायग्राम भी आपने कर रखे होंगे सारे मेरे हिसाब से ना। यदि आप इसका पी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि बेटा आप सेमीकंडक्टर का PYQs देख लेते हैं मेरा ना, ये मात्र 40 मिनट की वीडियो है, ठीक, 40 से 50 मिनट की ना। तो उसमें आपका सारा कंसेप्ट है, सब कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम कंडक्टर में कैसे बनते हैं, सेमीकंडक्टर में कैसे बनते हैं, आपके जो है एन टाइप में कैसे बनेगा, पी टाइप में कैसे, इंट्रिंसिक में कैसे बनेंगे, सब कुछ है वहाँ पे ना। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ये भी है वहाँ पे ना, कि किस तरीके से पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बनती है, वे कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी, या क्या आपका नी वोल्टेज होता है, वो सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे एक्चुअली कर रखा है, वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब ना। इसके अंदर प्रीवियस ईयर बोर्ड
क्वेश्चन जो है ना सेमीकंडक्टर की जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं बेटा। ये पूरा सेमीकंडक्टर वहां से आपको समझ में आ सकता है अच्छे से, ठीक है बेटा। तो ये थे आई थिंक मेरे हिसाब से सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं बेटा, जो भी डेरिवेशन बन सकते थे या जो भी क्वेश्चन, जो भी आपका कंसेप्ट बन सकता था किसमें, आपकी चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको पता ही है आपका टारगेट क्या है, 95 प्लस का टारगेट है, ठीक है बच्चे।